दुनिया की इस भीड़ में कई लोग आते हैं और बस यूं ही चले जाते हैं। मगर कुछ खास लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्यों द्वारा अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। यह उन्हीं खास व्यक्तियों में से एक जाबाज अफसर श्री ऋषिकेश जी मोडक आज हमारे बीच मौजूद है। उन्होंने फर्ग्यूसन महाविद्यालय से इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री प्राप्त की और पुणे विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री को हासिल किया। 2006 में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में उनका चयन हुआ था। 2008 में वे आईएएस ऑफिसर बने। आज हम सबके बीच एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनके कदम जब भी उठे तो वो एक नेक राह की तरफ उठे, जिन्होंने अपने पद का सम्मान बढ़ाते हुए कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम की, जिन्होंने अपने हाथों में आए हुए हर कार्य को मेहनत और पूरी लगन के साथ पूरा किया, जिन्होंने अपने कंधों पर प्रशासन का जिम्मा उठाकर इसे ईमानदारी से निभाया। 2008 के आईएएस अधिकारी माननीय ऋषिकेश मोडक जी ने अपने व्यावसायिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रशासन के विभिन्न पदों पर वे रहे हैं। कलेक्टर ऑफ उखरुल, जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर, कमीशन ऑफ टैक्सेस मणिपुर, एडिशनल ट्राइबल कमिश्नर नागपुर, कलेक्टर ऑफ वाशिम और अभी सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में वे उपसचिव के पद पर कार्यरत है। बतौर कमिश्नर ऑफ टैक्सेस उनके कार्य को सहारा गया। मणिपुर के रेवेन्यू को बढ़ाकर साकार का सेतु उन्होंने बनाया। उनके बेहतरीन कार्यों को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। कोरोना महामारी के दौरान अपर्याप्त स्वास्थ्य और अधूरे मानव संसाधन के बावजूद चुनौतियों का सामना उन्होंने सफलतापूर्वक किया। उनके ये पूरे सफर को यही कहना चाहूंगी कि यूं तो जहां में सभी आते हैं जीने के लिए, यूं तो जहां में सभी आते हैं जीने के लिए, मगर जिंदगी तो वो है जिस पर जमाना फक्र करे। महाअनुभाव श्री ऋषिकेश मोडक जी को मैं हमें संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। To all of you. Hope I am visible and audible to all. First of all, I am very happy that we are organizing such a discussion on the state of Manipur. Because what I have observed is that, frankly, we don't know much about the northeastern states. I myself did not know much before joining this state. And it's a very, very good effort. I must congratulate all of you. And in fact, I am very thankful because your discussion and your videos brought me back my memories of that state. I was in that state till 2017-18, and now I am on intercadre deputation temporarily to Maharashtra. Now, I will be speaking about the challenges and opportunities in Manipur. I'll try to give a kind of overview because the context in which we are trying to work in the state of Manipur, just to give you that overview. As is rightly mentioned, the first thing that comes to our mind is Manipur with insurgency. The insurgency is because of various factors. Most importantly, we see that there are various tribes in Manipur, various ethnicities. वहाँ पे नागाज है, वहाँ पे कुकीज है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वहाँ पे जो रूलिंग कम्युनिटी है वो मैतेई है। अब इन सब लोग, ये सब लोग जो है ये अरसों से वहाँ रहते आए हैं, लेकिन दे हैड देयर डिफरेंट सिस्टम्स। नाउ जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड देयर, दे आल्सो ट्राइड टू मेंटेन देम सेपरेटली। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ दिस स्टेट ऑफ मणिपुर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंडर ये तीनों लोगों को रहना पड़ा, और वहां से दिक्कतें शुरू हुई बिकॉज दे ऑलवेज हैड देयर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग एंड वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, नागाज जो है वो अपने आप को एक सेपरेट नागालिम का पार्ट मानते हैं, और वो उन नागाज के साथ रहना चाहते हैं, वो मणिपुर में नहीं रहना चाहते। नागाज और मैतेईज के बीच में काफी दरार है, कुकीज और नागाज के बीच में भी काफी दरार है, और ये तीनों ट्राइब्स का भारत सरकार के तरफ देखने का नजरिया भी बहुत अलग है। उनको अपना इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको ऑटोनॉमी चाहिए, और उसके चलते इस राज्य में काफी अशांतता रही।
इनफैक्ट अप टू 90s का जो दशक था, डिकेड था, वो मैं मानूंगा सबसे खराब रहा मणिपुर के लिए। वहां से इनफैक्ट 2003-4 तक परिस्थिति बहुत खराब रही। आफ्टर दैट 2005-6 से देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन सिचुएशन इन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ मणिपुर. At least in valley area of Manipur, we all must be knowing that there are two major areas, major geographical regions. One is valley in which Meiteis live. Another is hills where Nagas and Kukis live. Now, valley area, at least law and order is under control. In hills also, it is peaceful in the sense that, as Vinatai mentioned, that it's not like a Kashmir where every day something is happening. There are insurgents there. They are having some presence there. They have weapons. They have pressure on administration, but you don't see day-to-day challenges faced by them. To that extent, it is secured. But still, they are there. They exist, and they are a threat to the development in the hill districts. So hills में अभी भी नागा इंसर्जेंसी है, and they are in talks with government of India for the solution to the Naga problem. Now, this is one of the most important challenge, that these tribes are, ethnicities are fighting with each other, and at the same time they are also fighting with government of India. So Meitei ethnic group जो है वो भी स्वायत्तता की डिमांड कर रहे हैं, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं, और उसके चलते एक सुशासन का वहां पे अभाव दिखता है हमको. सो इंसर्जेंसी की वजह से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई वहां पे. एक भी सरकार 2005-6 तक could not complete 5-year tenure. After 2002 इनफैक्ट एक 15 साल की एक टेन्योर मिली, और तब से थोड़ी स्टेबिलिटी हमको देखने को मिली. लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ है? एक तो ये नया स्टेट है, 1972 में बना है, और 1972 का ये नया स्टेट, फिर इंसर्जेंसी ने उसको ग्रैपल करना, पॉलिटिकली इंस्टेबल रहना, और उसके चलते क्या हुआ है, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज सफर्ड अ लॉट. गवर्नेंस, जिसको हम बहुत महत्व देते हैं, हम महाराष्ट्र जैसे स्टेट में अब मैं काम कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि किस तरीके से एक प्रशासन की व्यवस्था बनती है, जो हम काफी टाइम हम रियलाइज नहीं करते उसको. वी are born and brought up in such a system that we take that system for granted. Lekin when you go to a state like Manipur, you realize that there is absence of this system, the absence of governance. For example, मैं बताऊंगा कि उसके जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स है, आज भी हिल डिस्ट्रिक्ट्स में there is no land revenue system. मतलब आपकी कोई जमीन की उसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, उसको अमल करने वाली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, और विकास के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है. मैं कहूंगा कि इट्स अ फाउंडेशन फॉर अ डेवलपमेंट. आपका एक लैंड रिकॉर्ड रहना, लैंड रेवेन्यू रहना, जो वैली में है लेकिन हिल डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, विच इज 90% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मणिपुर. और जब वो नहीं रहता है आपके पास, तो पूरी आगे की डेवलपमेंट ही सफर होती है. क्योंकि आप कहीं भी बैंक में जाओगे और किसी भी व्यवसाय के लिए लोन मांगोगे, तो आपको वो पहले आपकी लैंड ओनरशिप मांगेंगे, और जब आपके पास लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी टाइटल डीड और एनी रिकॉर्ड ऑन विद द बेसिस ऑफ विच योर राइट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. तो एक बहुत बड़ी कमी है जो मणिपुर स्टेट में हम देखते हैं. उसी तरह से काफी लॉज या रूल्स है वो किसी दूसरे स्टेट से अडॉप्ट किए गए हैं. काफी सिस्टम्स वहां पे अभी बननी बाकी है, और इसके चलते और एक हमको चैलेंज दिखता है, और वो है कि फिनेंशियल डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ ये चीज जो है, दिस इज समथिंग विच इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ये छोटे राज्य हैं, इनको अपना रेवेन्यू का बेस नहीं है, और इसका रीजन है उनके पास इंडस्ट्रीज नहीं है. If you compare with the like a state of Maharashtra or something, where there are lots of industries who pay sales tax, GST, there is stamp duty, there is land revenue. Now all these things are the source of financial power for the state. ये सब चीजें मणिपुर जैसे छोटे राज्य में नहीं है, और एज ए रिजल्ट काफी हद तक, मतलब अपनी सरकारी सेवकों की तनख्वाह देने के लिए भी मणिपुर गवर्नमेंट टू ग्रेट एक्सटेंट इज डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट. जब आपके पास खुद का पैसा नहीं रहता है और आप तनख्वाह के लिए भी किसी पर दूसरे पर डिपेंडेंट होते हो, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर पाते. इसलिए
देयर इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन मणिपुर. अब आप में से कुछ ग्रुप्स में देख रहा था, दे हैड गॉन टू तमेंगलोंग. उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, तमेंगलोंग अराउंड 150 किलोमीटर से इम्फाल से, बट स्टिल यू मतलब आई डोंट नो वेदर द रोड हैज इम्प्रूव्ड नाउ, बट उस टाइम में भी उसको ऑलमोस्ट 4 या 5 घंटे लगते थे तमेंगलोंग जाने के लिए. और ये बहुत ही रिमोट डिस्ट्रिक्ट माना जाता था मणिपुर का, जबकि है अपनी कैपिटल से सिर्फ 150 किलोमीटर अवे. ये इसलिए हुआ बिकॉज देयर इज नो नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर. काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स वहां पे बनते हैं हॉर्टिकल्चर के, फ्लोरिकल्चर के, बट हम उसको मार्केट तक नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ द लो इंफ्रास्ट्रक्चर. सो एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं कहूँगा. सोशली अगर आपको कुछ कहना है तो बेसिकली ड्रग एब्यूज इज अ वेरी बिग चैलेंज. इसका रीजन ये है कि एक तो काफी अनएम्प्लॉयमेंट है, युवा ज्यादा है, उनको हाथ को देने के लिए काम नहीं है. बर्मा इज एडजेसेंट, और उसके साथ जो अपनी बॉर्डर है मणिपुर की, उसको तो हम पोरस भी नहीं कह सकते, वो तो कंप्लीट ओपन बॉर्डर है. और ओपन बॉर्डर होने की वजह से वहां से ड्रग्स हो, वेपन्स हो, इंसर्जेंसी होने की वजह से जो एक लॉलेसनेस का माहौल है, उसके चलते ड्रग एब्यूज भी काफी पैमाने पे है. स्पेशली 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो एडजेसेंट टू मणिपुर म्यांमार है, उखरूल, चंदेल और चुराचांदपुर. सो ये सब चीजें जो है वो एक मणिपुर को के एडमिनिस्ट्रेशन को काफी चैलेंज पैदा करता है. और जबकि अगर हम पोटेंशियल के बाद में देखेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आर अनफॉर्चुनेटली हम जिसको टैप नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी तक मैंने चैलेंजेस बताए उसके कारण. अब आप सब जानते होंगे और टू सम एक्सटेंट मैंने वीडियोस में भी देखा, आपने दिखाया है कि मणिपुर हैज अ वेरी वाइब्रेंट कल्चर. मणिपुरी डांस, जो कि बेसिकली मैतेई डांस है, इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज्ड which are the 5 classical dances है. अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि this is a very small state even compared to नॉर्थ ईस्ट. भारत का भी एक बहुत छोटा राज्य है. इसका टोटल स्क्वायर किलोमीटर्स है अराउंड 25,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, और उसकी पॉपुलेशन आप देखेंगे तो यह तकरीबन 27-28 लाख की पॉपुलेशन होगी. आज महाराष्ट्र के कंपेयर में आप देखेंगे तो एक पुणे जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का भी एरिया और पुणे की पॉपुलेशन विल बी ट्वाइस दैट ऑफ एंटायर स्टेट ऑफ मणिपुर. तो यह कल्पना कर सकते हैं आप कि ये कितना छोटा राज्य है. लेकिन इसके बावजूद आप देखिए स्पोर्ट्स और कल्चर में इट हैज परफॉर्म डिस्प्रोपोर्शनेट टू इट्स साइज. कल्चर में इतने एक छोटे राज्य का एक डांस आज वन ऑफ द 5 क्लासिकल डांसेस, कथकली, कथक और भरतनाट्यम की जैसे डांसों के साथ साथ माना जाता है. इसके स्पोर्ट्स पर्सन जो है दे आर वेरी कॉम्पिटेंट. 5 ओलंपियंस आर फ्रॉम वन स्टेट. या हम कल्पना नहीं कर सकते किसी दूसरे स्टेट के बारे में. तो ये कल्चरली बहुत वाइब्रेंट है. इसमें भारत का स्पोर्ट्स कैपिटल होने की क्षमता है. और मैं आपको ये कहता हूँ कि ये सब सारे जो ओलंपियंस या स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस किए हैं, दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू देम. अब वहां पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है और थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज बन रही है. आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये फैसिलिटीज हम अच्छी तरह से दे दे तो फार मोर नंबर ऑफ मेडल्स कैन बी वन फॉर द इंडिया बाय दिस स्टेट. तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी. मणिपुर ये बर्मा को एडजेसेंट है और इसलिए ये गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी माना जाता है. वहां पे मौरे नाम का एक टाउन है, वहां से आप बर्मा जा सकते हैं तमू नाम के टाउन पर. और वहां पे बहुत बड़ी ये लगती है मार्केट लगता है मोरे के बाहर. आप में से जो ग्रुप्स वहां पे गए हैं उन्होंने पता नहीं वेदर दे विजिटेड दैट मोरे. पूरा साउथ ईस्ट एशिया से आया हुआ सामान वो उस मोरे में आता है एंड इट्स अ बिग सोर्स ऑफ ट्रेड. काफी चीजें वहां से आती है. एक अच्छा खासा रेवेन्यू का साधन वो ट्रेड हो सकता है. इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. हिल डिस्ट्रिक्ट्स का अगर बात करें तो इट एंजॉयज एक्सलेंट क्लाइमेट, एक्सलेंट इनफैक्ट यूरोपियन स्टाइल क्लाइमेट, जहाँ पे हर किसी की एग्जॉटिक फ्रूट्स और फ्लावर्स आप देख सकते हैं. मुझे याद है जब मैं उखरूल में था, उखरूल इज वन ऑफ द नागा हिल डिस्ट्रिक्ट, बहुत अच्छे कीवीज मिलते थे उस पे. तमेंगलोंग में बहुत अच्छे ऑरेंजेस मिलते हैं. वो थौबाल नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पाइनएप्पल्स अच्छे हैं. अब ये सब अच्छे अच्छे फ्रूट्स है.
दे कैन उस पर फ्रूट प्रोसेसिंग बनाया जा सकता है, या फिर दे कैन बी सेंड बाय एयर ऑल्सो टू अदर पार्ट्स, ओनली इफ वी प्रॉपरली डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। कई बार तो हमारे विलेजर्स मुझे बोलते थे कि साहब वो कीवीज जो है पड़े हुए हैं जंगल में, बट वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग देम बैक इवन टू द उखरुल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रोड्स। तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। एक और चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा, और वो है मेडिकल टूरिज्म, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बट मैं आपको बताऊं कि पूरी नॉर्थ ईस्ट में, इम्फाल में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आप पा सकते हैं। वहाँ पे रिम्स है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल साइंस है, और वहाँ के डॉक्टर्स मैंने देखा, प्रोबेबली जेनेटिकली होगा, बट वहाँ पे काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं। दिल्ली में पढ़े हुए हैं, इम्फाल में पढ़े हुए हैं, एंड दे कैन गिव यू एक्सलेंट वर्ल्ड क्लास मेडिकल सर्विस, जिसको लेने के लिए इवन नागालैंड से लोग आते हैं, और कई बार मैंने देखा है कि बर्मा से लोग इम्फाल तक आते थे मेडिकल फैसिलिटीज लेने के लिए। तो एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है एम्प्लॉयमेंट का भी, और मेडिकल टूरिज्म के लिए भी वहाँ पे काफी अवसर है। टूरिज्म के बारे में तो बोला गया ही है, मैंने देखा लोकताक का भी आपने वीडियो बनाया है। all these represent a very good opportunity for the state of Manipur. Recently मैं पढ़ रहा था कि अभी रेलवे भी मणिपुर तक आने वाली है। जब मैं वहाँ पे था तो उसका काम चल रहा था। इनफैक्ट वो प्रोजेक्ट काफी लेट हो चुका है, बट मुझे लगता है कि 1 या 2 साल में रेलवे से मणिपुर कनेक्ट हो जाएगा। इम्फाल विल कम ऑन अ रेलवे मैप। इम्फाल आने में टाइम लगेगा, लेकिन तुपुल नाम का स्टेशन है इम्फाल से पास में, तब तक तो रेलवे आ जाएगी विद इन 1 और 2 ईयर्स। एक बार रेलवे आ जाएगी तो कम्युनिकेशन का एकदम साधन बढ़ जाएंगे, लोगों को आने के लिए एक मास ट्रांसपोर्टेशन का साधन मिलेगा, मास गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का साधन मिलेगा, और उसके चलते मुझे लगता है कि काफी अपॉर्चुनिटीज और जो विकास के पोटेंशियल है मणिपुर का, वो आसानी से खुल जाएगा। एक मैंने ओवरव्यू देने की अभी कोशिश की है। 5 या 10 मिनट के अवतार में अगर कुछ मणिपुर के बारे में बताना था, तो आई थॉट आई शुड स्पीक अबाउट दीज थिंग्स।